10th क्लास साइंस का नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा केमिकल रिएक्शंस। उसमें दो टाइप की रिएक्शंस आपने पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन लास्ट लेक्चर तक, ठीक है। आज हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट दूसरे की जगह ले लेगा रिएक्शन के अंदर, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। द रिएक्शन in which a more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution। फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल समझो इसको, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ठीक है। जैसे कि CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है। कॉपर सल्फेट को आप रिएक्ट कराते हो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जिंक के साथ, तो क्या होगा, जिंक इस कॉपर की जगह ले लेगा, क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। कॉपर मेटल अलग हो जाएगा और इस कॉपर मेटल की जगह जिंक आ जाएगा, ठीक है। जिंक सल्फेट आ जाता है, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो इसमें क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है मेटल, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है? उसके लिए आपको एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में नहीं है टेबल वो है थर्ड चैप्टर के अंदर, लेकिन उसकी जरूरत पड़ती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो टेबल की लर्न करो। और इसको लर्न करने का तरीका क्या है, केदार से के, केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ, नाथ से Na, ठीक है। केदारनाथ का से यानी कि कैल्शियम, माली से मैग्नीशियम, ये थोड़ा सा याद करने का तरीका है, का माली, आलू जरा फीके, फीके से आयरन आ जाएगा Fe, आलू जरा फीके, पकाता, पकाता से लेड, पकाता है से हाइड्रोजन, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्योंकि क्योंकि से आएगा कॉपर, क्योंकि हर से याद रख लो Hg, हर जगह केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्योंकि हर तरफ आलू, तरफ को आपने बस ऐसे बीच में याद रखना है, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हर तरफ अलग आलू, इसको मैं AUL से लिख रहा हूँ ताकि याद रहे, हर तरफ अलग आलू पड़ता है, ठीक है। हर तरफ अलग आलू पड़ता से प्लेटिनम, तरफ बीच में बस ऐसे ही आता है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अगर हम इसे याद रखना हो टेबल को, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्योंकि हर तरफ अलग आलू पड़ता है, ठीक है। हर तरफ बीच में तरफ ऐसे ही है, ठीक है। या ऐसे डायरेक्ट रन कर लो, हर अलग आलू पड़ता है, ऐसे कर लो, या हर तरफ बीच में तरफ सिर्फ वैसे ही है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है,
केदारनाथ से होता है के, ठीक है, के है पोटेशियम का सिंबल। के का मतलब क्या है? पोटेशियम। नाथ से सोडियम पता चल रहा है Na, सोडियम। Ca यानी कि कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Fe मतलब आयरन, Pb यानी कि लेड, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन मेटल नहीं होता, हाइड्रोजन के टर्म्स में ही चीजों को मेजर किया जाता है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। हाइड्रोजन को एक पोटेंशियल सेट किया जाता है, हाइड्रोजन के टर्म्स में ही जो है इनकी रिएक्टिविटी मेजर होती है मेनली, क्योंकि इसे Cu है कॉपर, Hg यानी कि मरकरी, Ag यानी कि सिल्वर, Au यानी कि गोल्ड, Pt यानी कि प्लैटिनम। अब ये जो ऊपर वाले हैं ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। जिंक, हाइड्रोजन से मेनली ऊपर वाले एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बीच में फिर मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स आते हैं, और ये गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, ये लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब आपने एक बार ये टेबल लर्न कर ली, आपको सारा समझ में आ गया। रिएक्टिविटी सीरीज डाउन का ग्रुप डिक्रीज हो रही है, ये ज्यादा रिएक्टिव, ये उससे कम रिएक्टिव, ये उससे कम रिएक्टिव, ऐसे डाउन का ग्रुप आते रहते हैं। ये सबसे कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव प्लैटिनम, ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है लीस्ट रिएक्टिव ये है, और मोस्ट रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम। तो ये टेबल का शॉर्टकट लर्न करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपने अगर एक बार टेबल लर्न कर ली तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। केदारनाथ, ठीक है, का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्योंकि हर तरफ अलग आलू पड़ता है। बस आपने ये लर्न करना है, इससे आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिएक्टिव मेटल हाई है और कौन सा लो रिएक्टिव मेटल है। जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वही लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, वरना रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है, इस टेबल को मैं रब कर रहा हूँ। ये मेटल्स की सीरीज को लर्न कर लो, बिल्कुल इजीली सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि सेकंड रिएक्शन ले रहे हैं हम CuSO4, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन ले रहा हूं आयरन के साथ, ठीक है। अब उसमें देखो, जो भी मैंने आपको टेबल कराई ना, उसके अंदर आयरन ऊपर था और कॉपर नीचे की तरफ था, ठीक है। जब आप टेबल आप लर्न करोगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, फीके से आयरन था, ठीक है, फीके पकाता है, क्योंकि बाद में था, यानी कि कॉपर नीचे था, आयरन ऊपर था फीके से, और क्योंकि से जो कॉपर था वो नीचे था। ये मोर रिएक्टिव मेटल है, और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो ये इसको डिस्प्लेस कर लेगा, क्या रिएक्शन बन जाएगी? FeSO4 प्लस Cu, कॉपर अलग हो जाएगा और FeSO4 फॉर्म हो जाएगा। सॉरी, इस रिएक्शन को अगर हम कैरी आउट करते हैं, क्या करो, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और उसमें आप एक आयरन नेल को डिप कर दो, लोहे की कील जो है वो रख दी, ठीक है। थोड़े टाइम बाद, कुछ टाइम बाद जब रिएक्शन हो जाएगी तो आप क्या देखोगे कि जो सॉल्यूशन है ना उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन जो है वो कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट से क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया। ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन लिया हमने, उसके अंदर आयरन नेल डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस रिएक्शन को होने दिया, ठीक है। थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व किया, नेक्स्ट डे ऑब्जर्व किया हमने, तो सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन हो गई है और कॉपर एलिमेंट अलग हो गया, ठीक है। जो यहाँ पे आपको रेडिश ब्राउन कलर का दिखेगी जो नेल होगी, यहाँ रिएक्शन हो रही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
आयरन जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए रिएक्शन जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगी। ऐसे अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा लिखता FeSO4 प्लस Cu, तो क्या प्रोडक्ट बनता, क्या प्रोडक्ट बन जाता, ये लिख देते तुम CuSO4 प्लस Fe बन जाता ना। कॉपर ने आयरन की जगह ले ली, आयरन अलग हो गया, ये रिएक्शन गलत हो जाएगी, ठीक है। अब कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है, Fe यानी कि आयरन ऊपर है क्योंकि कॉपर नीचे है, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट वाला लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि मेटल जो है ये हाईली रिएक्टिव नहीं है, इससे हाई रिएक्टिव नहीं है, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसके एग्जांपल्स बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें बुक के अंदर, ठीक है, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आज का टॉपिक, इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, वही है मेटल्स का एक्सचेंज हो रहा है उनके सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। द रिएक्शन इन विच वन मेटल डिस्प्लेसेस द अदर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन है जहां पे एक मेटल दूसरे की जगह ले लेता है, उसे क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर ज्यादातर जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ना वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। प्रेसिपिटेट हमने पहले भी पढ़ा था, क्या होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, वो हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर आते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर प्रेसिपिटेशन होती है, जैसे कि हम पहला कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं, सिंपल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसको आपने रिएक्ट कराया सोडियम क्लोराइड के साथ NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि एक मेटल दूसरे की जगह ले लेगा, सिंपल। ये Na इसके साथ आ जाएगा और ये सिल्वर इधर चला जाएगा, इसे बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3, आयंस एक्सचेंज हो गए सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, मेटल्स एक्सचेंज हो गए, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव मेटल का कोई रोल है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि एक जो है वो दूसरे को रिप्लेस करेगा ही करेगा, एक रिएक्टिव होगा एक लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। जब दोनों ही सॉल्ट सॉल्यूशन हो, वहां जब हम पहले पढ़ रहे थे वहां एक मेटल था सिर्फ, यहाँ दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन है, दोनों के कंपाउंड प्रेजेंट है, तो यहाँ आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, मेटल जो है वो एक दूसरे का स्पेस ले लेते हैं, क्या बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। AgCl सिल्वर क्लोराइड जो होता है, हमने उस रिएक्शन में भी पढ़ा था, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, AgCl का हमने पढ़ा था व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, लास्ट रिएक्शन के अंदर। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होती है ज्यादातर रिएक्शंस के अंदर। और एक तुमने रिएक्शन पढ़ी थी पहले लेड नाइट्रेट की, PbNO3, ठीक है, उसको हमने रिएक्ट कराया था सोडियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, वो रिएक्शन कराया था लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। जब मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझाया था तो मैंने ये एग्जांपल लिखा था, ठीक है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड से, इसमें क्या होगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, डिस्प्लेस हो जाएंगे आपस में, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं अगर हम, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki। रिएक्शन होने पे क्या होगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट
KNO3। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना, अनबैलेंस ही लिख रहा हूँ इसे। ये डिस्प्ले इसमें आपने प्रेसिपिटेशन के अंदर पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि येलो कलर का PPT बनता है, ये वही रिएक्शन है। ठीक है, कैसे बनता है प्रेसिपिटेट अब समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मेशन कैसे होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट की वजह से। जब हम दो मेटल्स के सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल की जगह ले लेता है। सोडियम इधर आ जाएगा, पोटेशियम इधर चला जाएगा, सॉरी लेड इधर चला जाएगा और पोटेशियम इधर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, नए कंपाउंड्स फॉर्म हो जाएंगे। लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, ज्यादातर के अंदर आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हुए दिखेंगे, अलग अलग कलर के, किसी का व्हाइट, किसी का येलो कलर। ठीक है, इसमें एक रिएक्शन और कराता हूं कॉपर सल्फेट की, वो इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या फॉर्मेशन होगा कि देखो H2S में सल्फर जो है, सल्फर है मेटल, ठीक है, गलती मत करना कि यहाँ चेंज करने लगो, कॉपर और सल्फर ये मेटल है, ये आपस में क्या करेंगे सॉरी सल्फर नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, हाइड्रोजन यहाँ पर मेटल का काम कर रहा है, तो हाइड्रोजन और कॉपर इनका क्या होगा, एक्सचेंज होगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और कॉपर इधर चला जाएगा, सिंपल है। हाइड्रोजन SO4 के साथ जुड़ जाएगा, H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, प्लस H2SO4 बन गया तो कॉपर इससे जुड़ जाएगा, कॉपर सल्फाइड CuS जो कॉपर सल्फाइड होता है ना, ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, ब्लैक PPT। ठीक है, ये ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है। CuS की प्रॉपर्टी हमारे चैप्टर में आगे यूज होगी, क्वेश्चन फाइंड आउट करने के अंदर CuS का यूज होता है। एक ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, वो कॉपर सल्फाइड होता है, CuS सॉरी। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जांपल है। ठीक है, ये रिएक्शंस को पढ़ लेना बहुत है आज के लिए, क्योंकि नया कंसेप्ट होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक पढ़ लेना, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट टेबल को लर्न करो, बता दिया इजी ट्रिक। अगर एक बार मेटल पता चल गया, ऊपर वाला मेटल ही नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, रिएक्शन अपोजिट नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट के अंदर। डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं देखना, एक मेटल ने दूसरे की जगह लेनी है। अगर फॉर्मूला आपको आयंस याद है 9th वाली टेबल, तो आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, जैसे अगर सिल्वर और क्लोरीन को रिएक्ट कराना है, Ag+1 होता है, Cl-1 होता है, क्रॉस करके AgCl बना। अब सोडियम और नाइट्रेट को कराना था, Na+1 होता है, NO3- होता है, क्रॉस होके ये बन गया। इसमें कराना है, ठीक है, लेड और आयोडीन का आपको पता होना चाहिए, लेड का +2 होता है और आयोडीन का -1 होता है, इसीलिए ये बनाता है ऐसे। जो लेड नाइट्रेट को सॉरी लेड आयोडाइड मैंने बनाया था, कैसे बनाया था, लेड +2 आयोडीन जो वो -1, इसीलिए ये क्रॉस हो गया, PbI2 बन गया था। तो फॉर्मूला अपने आप बनाने आ जाएंगे अगर आपको 9th वाली चीजें याद है। ठीक है, नेमिंग से आप फॉर्मूला बना सकते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ये हो जाएगा। नेक्स्ट कल करेंगे।